नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सीएम धामी के मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरे का दूसरा दिन है आज। राजस्थान में पत्रकार वार्ता कर यात्रा का शुभारंभ और कई कार्यक्रमों में धामी करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश राजस्थान दौरे पर सीएम धामी। राजस्थान से सीएम, आपको बता दें कि राजस्थान में पत्रकार वार्ता का यात्रा का शुभारंभ और कई कार्यक्रमों में सीएम धामी शिरकत करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम धामी के मध्य प्रदेश राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है और पत्रकार वार्ता कर यात्रा का शुभारंभ कई कार्यक्रमों में सीएम धामी शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर सीएम धामी इन दोनों ही राज्यों में यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस वक्त दौरे पर है। दूसरा दिन है उनके दौरे को लेकर। कल भी कई लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए और एक तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करते हुए सीएम धामी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा है सीएम धामी का और आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान जो सीएम धामी हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि जब पहुंचे सीएम धामी मध्य प्रदेश में तो उनका पुष्प वर्षा के बीच स्वागत हुआ। विपक्ष पर जमकर उन्होंने हमला भी बोला। तो चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंचे सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ है। रोड शो में पहुंचने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा के बीच उनका और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। और चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंचे हैं जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बाबर औरंगजेब जैसे क्रूर शासन सनातन को खत्म नहीं कर पाए तो घमंडिया गठबंधन क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि सनातनियों को ठग बंधनों से सावधान रहने की जरूरत है। और धामी मध्य प्रदेश के खुरई विधानसभा की जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। उधर देहरादून से हम खबर आपको बता दें कि डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम का प्रयास जारी है। टीम ने कई घरों और स्कूलों में लार्वा ढूंढने के लिए निरीक्षण किया है। डेंगू से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों का निरीक्षण कर रही है टीम। डेंगू का लार्वा नष्ट कर रही है नगर निगम टीम। निरीक्षण के दौरान 2 स्कूलों से मिला है लार्वा। एक पर 20 तो दूसरे स्कूल पर 50,000 लगाया जुर्माना। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष समेत 11 लोगों के घरों में लार्वा मिला है। टीम ने बीजेपी महानगर अध्यक्ष का 10,000 का काटा चालान, एक स्कूल का 20,000 तो दूसरे स्कूल पर 50,000 का जुर्माना लगाया। नगर आयुक्त मनोज गोयल को गोपनीय सूचना मिली कि दून बाइबल कॉलेज के बच्चे डेंगू ग्रस्त हो रहे हैं। नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त एसपी जोशो के नेतृत्व में टीम को लेस के निरीक्षण के लिए भेजा और निरीक्षण में पाया गया कि कॉलेज परिसर में 2 स्थानों पर पानी जमा था जिसमें डेंगू का लार्वा। कॉलेज पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही टीम ने वहां बताया है कि मोहपाल स्कूल पूरनपुर का भी निरीक्षण किया है। लार्वा मिलने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल सहित 11 लोगों के घरों प्रतिष्ठानों में भी लार्वा मिला। टीम ने उन पर 500 और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। भाजपा नेता पर 10,000 रुपये का चालान किया गया है। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जितेंद्र पेटवाल जी, बड़ी विडंबना है। यहाँ तो आम लोगों के घरों से जब लार्वा मिल रहा था तो उनको नसीहत दी जा रही थी कि देखिए साफ सफाई रखिए, लेकिन जब बीजेपी नेताओं के घर में ही लार्वा मिलेगा तो फिर किस मुंह से यहाँ पे नसीहत देंगे? देखिए, बड़ी अजीब तरह की स्थितियां नगर निगम और जो उत्तराखंड की सरकार है उसकी कार्यप्रणाली में देखने को मिल रहा है। आम घरों के लोगों पर जुर्माना लगाने की बात सरकार कर रही है, लेकिन इससे पहले जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त नहीं हुई। किन अधिकारियों की जिम्मेदारी रही, किन कर्मचारियों की जिम्मेदारी रही, फॉगिंग समय पर नहीं हो पाई, पूरी बरसात बिना फॉगिंग के निकल गई, उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जबकि अब नए नए नियम निकाले जा रहे हैं कि जो स्थानीय लोग होंगे वो भी जिम्मेदार होंगे अगर डेंगू का प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि वो अपने घरों में पानी साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, पानी इकट्ठा होने दे रहे हैं। बीजेपी के नेता खुद जब इसकी चपेट में आ रहे हैं तो जरूर इनके लिए एक सोचनीय पहलू होगा कि जो नीति निर्धारक हैं, जिनकी सरकारें प्रदेश में चल रही हैं, उनके लोग ही जब जागरूक नहीं हैं तो आम जनता कैसे जागरूक हो पाएगी। और विभागों की कोई जिम्मेदारियां अभी तक ऐसी तय नहीं की गई हैं
कि आखिर डेंगू का जो प्रकोप था इतना भयावह रूप उसने ले लिया, किसकी कमी रही? पूरा शहर खुदा पड़ा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। शहर में ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर पानी इकट्ठा नहीं है। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आम आदमी की तो चलो जिम्मेदारी हम मानते हैं, लेकिन जो नालियां खुदी पड़ी हैं और 1 साल से वो नालियां अभी तक बन नहीं पाई हैं, उनमें बरसात का पानी अभी तक भरा पड़ा है, अभी भी दिख रहा है, उसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? ये एक सोचनीय पहलू है। तो ये दोहरी कार्य प्रणाली मुझे लगता ठीक नहीं है। विभागों को पहले अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को अपनी कार्यशीलता में बदलाव लाना चाहिए, तब जाके कुछ नियम निकालने चाहिए। हो सकता है आम आदमी लापरवाह हो, लेकिन जो इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, उसी काम के लिए पैसा ले रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इनकी बेचता है, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा? ये एक बहुत बड़ा सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है जी। बिल्कुल, और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें तो पहले संवेदनशील और संजीदा होना चाहिए इस तरह के मामलों को लेकर। उसके बाद ही आप आम लोगों से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी नसीहत पर गौर करेंगे। चलिए खैर, ये तो हुआ एक अलग मसला। अब सवाल, हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही आपको कह रहा था अभी कि नसीहत वो दे जिनका अपना घर साफ सुथरा हो, दूसरों को घरों को साफ करने की बात भी कहे। और जब जनप्रतिनिधियों के घर साफ सुथरे नहीं हैं, तो वो किस भरोसे और किस विश्वास से लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों के पास पानी नहीं इकट्ठा होने दें, आप अपने घरों को स्वच्छ रखें, साफ रखें। अच्छी बात है, किसी को अच्छी बातें समझाना, बोलना खाली देखने में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको क्रियाशीलता में भी होना चाहिए। खुद नेताओं को भी अपने घर साफ रखने चाहिए, तभी उनसे कुछ सीखेगा। खाली भाषण देके और टीवी चैनलों पे बाइट देके इससे जागरूकता नहीं हो पाएगी। जागरूकता के लिए धरातल पर भी काम करने पड़ेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन जनप्रतिनिधियों को अपने घरों के साथ साथ जो इनका क्षेत्रीय क्षेत्र है, जो चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे अन्य कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वहाँ स्थानीय रूप में रह रहे हों, अड़ोस पड़ोस और मोहल्ले के साथ लोगों के साथ मिलकर एक दिन श्रमदान करें, उनके साथ खुद भी साफ सफाई करें, अब जाके जागरूकता हो पाएगी। पूरे भाषण दे के जागरूकता नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है जितेंद्र जी, चलिए यहाँ तो खैर जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के यहाँ पे लार्वा मिला है वो भी अपने आप में है, या नगर जो महानगर के हैं उनके यहाँ पे भी ये लार्वा मिला। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्कूल है, एक पर 20 तो दूसरे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, ये इन स्कूलों का बैकग्राउंड किस तरीके का है? मतलब प्राइवेट है, सरकारी है? और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये समस्या आज की नहीं है, इस समस्या को महीनों हो चुके हैं। तो क्या जिस तरीके से लगातार डेंगू पैर पसार रहा है, लार्वा यहाँ पे अलग अलग घरों में मिल रहा है, बढ़ता जा रहा है इसका प्रकोप, उसके चलते मानकर चला जाए कि प्रशासन की कार्यशैली में कमी है? नहीं, घोर लापरवाही है, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि मैं भी इसी देहरादून शहर में रहता हूँ। और अब जब डेंगू का, मेरी पूरी कॉलोनी डेंगू की चपेट में है, हर घर में डेंगू का मरीज है, तो इन दिनों मैं नगर निगम की गाड़ी हवा में धुआं उड़ाते हुए देख रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये कैसी कार्य प्रणाली है कि एक स्कूटी वाला आता है और रोड पे जाता है और धुआं उड़ाते हुए निकल जाता है। मैंने खुद कोशिश की उसको रोकने की कि भाई कुछ जगहें यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पर लार्वा होने की संभावना है, खाली प्लॉट पड़े हैं, वहां पर झाड़ियां हैं, पानी इकट्ठा है, तो कम से कम उस जगह पे कोई छिड़काव करें, कोई कीटनाशक डालें ताकि वो लार्वा नष्ट हो जाए। लेकिन नहीं, वो स्कूटी में 2 नगर निगम के कर्मचारी आ और वो धुआं उड़ाते हुए रोड पर और चले जा रहे हैं। वो धुआं आसमान में चला जा रहा है, तो उससे डेंगू का मच्छर क्या भागेगा? क्योंकि वो तो डालते ही आसमान में चला जा रहा है। तो उसके लिए गहन फॉगिंग होनी जरूरी है, छिड़काव होना जरूरी है, जो अभी धरातल पर दिख नहीं रहा है। तो यानी कि ये भी क्या मतलब यहाँ समस्या कहाँ पर है कि संसाधनों की कमी है, मैन पावर की कमी है, या इच्छा शक्ति की कमी है? किसी भी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि बजट के नाम पर रोज लंबे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि नगर निगम ने इतने का छिड़काव कर दिया, इतने का पेट्रोल लगा लिया। मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये आंकड़ेबाजी खाली कागजों तक सीमित है। जब मैं कह रहा हूं कि मेरी कॉलोनी में बमुश्किल 2 या 3 दिन से अब नगर निगम के कर्मचारी टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हवा की तरह वो आ रहे हैं, हवा में धुआं उड़ाते हुए निकल जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैं पॉश कॉलोनी में शहर के बीचों बीच में रहता हूँ। जब हमारी स्थितियां, इस कॉलोनी की स्थितियां ऐसी हैं, तो अन्य जो शहर से बाहर की कॉलोनियां होंगी उनकी क्या स्थिति होगी। और मैं तो इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये क्रियाशीलता की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्रों में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नुमाइंदे हैं और राजनीतिक व्यक्तित्व हैं,
उनकी कार्यशैली पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, क्या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस तरीके की समस्या से निपटने के लिए, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय है और यही कारण है जिसके चलते डेंगू फल फूल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पिटवाल सारी अपडेट के लिए। मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरों में डूबा हुआ है, जिसको लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसका संज्ञान कैबिनेट मंत्री मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लिया और तत्काल संबंधित विभाग और एसडीएम को शहीद स्थल पर बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शहीद स्थल पर पूरे उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत देश की आस्था का केंद्र है। साथ ही कहा कि मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों का मंदिर है और ऐसे में शहीद स्थल अंधेरे में डूबा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है और मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लिया, बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए, जिस वजह से राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवारजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी और यहाँ पर शहीदों के परिवार ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले शहीदों के मंदिर अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि शहीद स्थल और शहीद स्मारकों की रखरखाव और काम स्थानीय प्रशासन और पालिका की ओर से किया जाएगा। वहीं मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार में न तो शहीदों का सम्मान है और न ही राज्य आंदोलनकारियों का। देखिए, अभी मुझे चैनल द्वारा ये जानकारी मिली कि मसूरी का जो शहीद स्थल, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां पर हम शहीद दिवस पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और समय पर अन्य कार्यक्रम भी वहां पर होते हैं। 3 दिन से उसकी लाइट कटी है। जैसे ही मुझे इसका जानकारी मिली, मैंने संबंधित अधिकारियों को, विद्युत विभाग के अधिकारियों को और वहाँ के एसडीएम को निश्चित किया है कि तुरंत उसके कनेक्शन को जोड़ दिया जाए और बाद में प्रॉपर तरीके से उसके कनेक्शन का जो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो संपत्ति नगर पालिका की है, उसका निर्माण मैंने एमडी द्वारा करवाया गया था 2012 में और उसकी प्रोग्रामों की देखरेख संस्कृति विभाग करता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल विभाग होगा, प्रॉपर उसके कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की उपलब्धि न हो, क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और अभी थोड़ी देर में वहाँ पर लाइट जुड़ जाएगी। तो बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया है कि बीजेपी सरकार में ना तो शहीदों का सम्मान हो पा रहा है और ना ही आंदोलनकारियों का। पिछले 3 दिनों से आपको बता दें कुछ स्मारक हैं वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लिया है और तो ये देखिए तस्वीरें हैं। शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है और अब मंत्री गणेश जोशी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और कहा है कि जल्द ही इस पर एक्शन भी किया जाएगा। बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुनील, आखिर समस्या कहां पर है? 3 दिन हो चुका है जो शहीद स्थल है, स्मारक है, वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रियंका, देखिए, अगर बात करी जाए तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि शहीद स्थल, जो शहीदों का मंदिर कहा जाता है, वो पिछले 3-4 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर विद्युत विभाग द्वारा बिजली काट दी गई है और विद्युत विभाग का एक कहना है कि शहीद स्थल में जो संबंधित विभाग है उसके द्वारा कोई कनेक्शन नहीं लिया गया और इसी वजह से वहाँ पर जो बिजली सेवा है वो बंद कर दी गई है, जिसका संज्ञान यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में वहाँ पर बिजली की व्यवस्था किसी भी हाल में होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि तत्काल वहाँ पर बिजली की व्यवस्था की जाए और जिस संबंधित विभाग ने वहाँ पर कनेक्शन लेना है वो तत्काल कनेक्शन ले, क्योंकि शहीदों का मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और इन्हीं शहीदों और आंदोलनकारियों की वजह से ही आज उत्तराखंड का निर्माण हो पाया है। ऐसे में शहीद स्थल में अंधेरा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने तत्काल निर्देश दिए और ये माना जा रहा है कि आज
वहाँ पर विद्युत की सेवा शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है, मंत्री गणेश जोशी ने बाकायदा निर्देश दे दिए हैं कि अब जल्द ही यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू कर दी जाएगी। तो ऐसे में जो प्रशासनिक महकमा है या फिर स्थानीय महकमा है वहाँ पे हलचल शुरू हो गई है क्या सुनील? जी बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुत ही सख्त लिहाजे में यहाँ पर शहीद स्थल में जो तरीके की जो दशा हो रही है उसको लेकर काफी चिंता जाहिर करी। उन्होंने कहा नगर पालिका द्वारा यहाँ पर शहीद स्थल के पुनर्निर्माण का काम कराया जा रहा था, वहीं विद्युत सेवा भी अब काट दी गई है। ऐसे में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने विद्युत विभाग के जो एक्शन है उनको तत्काल निर्देश दिए कि 1 घंटे के अंदर वहाँ पर विद्युत सेवा शुरू कर दी जाए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष को जरूर मौका मिल गया है कटाक्ष करने का सत्ता पक्ष में। प्रियंका, बिल्कुल ये बात सही है। इसको लेकर कांग्रेस ने इस मामले को तत्काल अपने हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। जब शहीदों का अपमान ही मसूरी जैसे शहीद स्थल पर हो रहा है, जहाँ पर 6 लोगों ने अपनी शहादत दी थी 1994 में, यहाँ पर मसूरी गोलीकांड हुआ था। और ऐसे में उत्तराखंड के लिए बड़ी बड़ी विकास की बातें करने की को लेकर बीजेपी अपने आप को आगे करती है, परंतु एक शहीद स्थल की विद्युत सेवाएं बहाल या काटना जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पे कटाक्ष किया और कांग्रेस का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर विद्युत सेवा बहाल नहीं होती है तो उसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। लाल कुआं खबर उत्तराखंड से है, जहां पर लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिपो संख्या 4 के समीप एक स्कूल बस जो कि लाल कुआं से हल्द्वानी जा रही थी वो पलट गई। आपको बता दें कि हल्द्वानी के दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस लाल कुआं से बच्चे लेकर हल्द्वानी जा रही थी, जिसमें स्कूल टीचर सहित 4 बच्चे सवार थे जो अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लाल कुआं में स्कूली बस पलटने की खबर के बाद वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की छानबीन की तो पता चला कि ये घटना ड्राइवर की लापरवाही से हुई है। उधम सिंह नगर खबर जो सामने आ रही है उसमें एक बार फिर से खबरों का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि विगत दिनों जिला विकास प्राधिकरण के नाम पर फर्जी नोटिस की खबर प्रमुखता से प्रसारित की जा रही थी और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए फर्जीवाड़े के मामले का पर्दाफाश किया। दोनों ही आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इस प्रकार के अपराधों को दोनों मिलकर पत्रकारिता की आड़ में किया करते थे। दोनों पुलिस का लोगो और पुलिस लिखवा कर भोले भाले लोगों को प्राधिकरण का नोटिस भेजकर अवैध वसूली करते थे। दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जिन्होंने अवैध निर्माण करा होगा या तथाकथित करा होगा, ये नोटिस भेजा गया कि आपका निर्माण अवैध है, आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना है करके। तो प्राधिकरण ने हमारे संज्ञान में लाया कि ऐसे नोटिस तो हमने भेजा ही नहीं, आप कृपया करके इन्वेस्टिगेट करिए करके। तभी मैंने टीम एक्टिवेट कर लिया गया, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के ऊपर ही अटैक है। किसी का हिम्मत कैसे हो सकता है कि सरकारी विभाग का, प्राधिकरण का, वो भी सरकारी विभाग का, वो एक ऑफिशियल कागजों को नकल करके उनके नाम पे, उनके प्राधिकरण के कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज कोटद्वार में पूर्ण रूप से बाजार बंद रहा, चक्का जाम रहा। संघर्ष समिति ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के नाम पत्र जारी कर राज्य निर्माण से पहले कोटद्वार को उपलब्ध सुविधाओं को बहाल करने के लेकर जनता से कोटद्वार बंद और चक्का जाम का आह्वान किया, जिसे जनता ने अपने पूर्ण समर्थन देते हुए बाजार बंद और चक्का जाम रखा। इस दौरान संघर्ष समिति के सदस्य ने कहा कि राज्य निर्माण से पहले हमें सुविधाएं मिलती थी, लेकिन राज्य सरकारों ने कोटद्वार को जिला और मेडिकल कॉलेज के सपने दिखाती रही और जो सुविधाएं हमें पहले से मिल रही थी उनको बंद कर दिया गया। ये
देखिए, मामला ये है कि हमारे को जो 2000 राज्य बनने से पहले जो सुविधाएं थी, नई घोषणाओं को करते हुए आपने हमको मुगालते में रखते हुए कि आपका जिला बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और यहाँ की जनता से वो जो है पुरानी सुविधाओं को लूटते रहे। हम मेडिकल कॉलेज और जिले के चक्कर में घूमते रह गए और वो हमारी सुविधाएं वापस ले लिए उन्होंने। हमारी ट्रेन बंद कर दी, पूरे देश में कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ होगा। कंडी रोड बंद कर दी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया, कूड़ा निस्तारण का कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तो मॉडर्न नगर जो हमारा एक जगह थी, जो बहुत बड़ा अच्छा ग्राउंड था, उसको आपने गड्ढे में तब्दील कर दिया। आप उसको जो सुविधाएं थी सब बंद कर, शहर को ऐसा कर दिया तहस नहस। और अगली खबर चमोली से है, जहां पर एक उच्च हिमालयी भंडार घाटी है और इस घाटी में यूनेस्को की विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पुष्पों के खिलने का समय अब लगभग पूरा हो चला है। ठंड बढ़ने के साथ साथ बामन दौड़ में आगे घाटी में मुश्किल से ही पुष्पों के दीदार हो पा रहे हैं। इसके बावजूद इस घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को महसूस करने यहाँ पे सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आज फूलों की घाटी में काफी भीड़ देखी गई है, जिसमें भारतीय पर्यटकों में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के क्रेडिट के दल के अलावा रशिया, यूक्रेन, अमेरिका और देशों के विदेशी सैलानियों ने भी फूलों की घाटी का नज़ारे का लुत्फ उठाया। वहीं पर पार्क ऑफिशियल के अनुसार इस वर्ष अब तक करीब 11,500 पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम